Hello student, I welcome you in the new class of Social Science, class 10th. Today I am starting the chapter of History. The chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म क्या होता है? यानी कि जब देश में रहने वाले लोगों के लिए देश सर्वोपरि हो जाए, वो अपने देश के बारे में सोचे और देश के लिए काम करें और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहें, कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार रहें, वो होता है नेशनलिज्म। तो यूरोप के देशों में जो नेशनलिज्म आया, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो फर्स्ट है चेंजेस आफ्टर रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए फ्रांस में। नंबर 2, नेपोलियन सिविल कोड 1804, यानी कि नेपोलियन बोनापार्टा के एम्परर ऑफ फ्रांस बनने के बाद उसने एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चेंजेस लाए वो नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें लिबरलिज्म, यूरोप के देशों के अंदर लिबरल या लिबरलिज्म उदारवाद किस तरीके से आया। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड यूके। यूनिफिकेशन मीन्स एकीकरण। जो आज का इटली है, जर्मनी है और यूके है, ये आज की तरह संगठित देश नहीं थे। ये अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे जहाँ पे अलग अलग राजवंशों का मोनार्क का शासन था। इनको बाद में यूनिफिकेशन किया गया, इनका एकीकरण किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी कि राष्ट्रवाद जब यूरोप में आया उसके बाद यूरोप के देशों में इंपीरियलिज्म का दौर शुरू हुआ, यानी कि साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब एक देश अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए दूसरे देश पर अटैक करे, दूसरे देश को जीते, उसके क्षेत्र को जीत ले और अपने देश की सीमाओं का विस्तार करे, वो होता है साम्राज्यवाद। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक पेंटिंग बनी हुई है। ये पेंटिंग जो थी, जो प्रिंट था, ये एक मैगजीन के कवर पेज पे छपा था और 1848 में ये जो पेंटिंग थी या प्रिंट था, ये बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने। फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसने एक इमेजिनेशन की थी, कल्पना की थी कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका passes across the Statue of Liberty in the long train।
यूके और अमेरिका के जो लोग हैं वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, इसने पहली बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई, यानी कि एक इमेजिनेशन दे दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो फ्रेडरिक सोरियस की जो प्रिंट था उसमें उसने एक इमेजिनेशन की कि आने वाले टाइम में जो यूरोप है वो सोशल और डेमोक्रेटिक बन जाएगा। सोशल एंड डेमोक्रेटिक बन जाएगा, ऐसी इमेजिनेशन की। सोशल मीन्स जिसमें सोशलिज्म की बात कह सकते हैं, समाजवाद, और डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र। उससे पहले तक यूरोप के देशों में एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी। मोनार्की, मोनार्की मीन्स राजशाही। यूरोप के देशों में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, निरंकुश राजतंत्र था, यानी कि राजा के हाथ में ही पावर होती थी। द पावर ऑफ गवर्नमेंट वेस्टेड इनटू सिंगल हैंड। राजा जो सरकार की चलाने की जो पावर होती थी वो राजा के पास हुआ करती थी, और राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा का हर फैसला सर्वोपरि होता था, और जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता था राजा के फैसले डिसीजन को चैलेंज करने का। जो वो करता था वही सर्वोपरि होता था, क्योंकि उस टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन की बात होती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन की बात होती है, बात का मतलब है कि ये मानते थे, ऐसा विश्वास था लोगों के पास कि राजा के पास दैवीय शक्तियाँ होती है और वो कुछ गलत नहीं कर सकता, वो जो फैसला लेता है वही सही होता है, ये बात थी। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, यानी कि जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद फ्रांस में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, यानी कि राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। फ्रांस में पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1791 में अडॉप्ट किया गया। 1791 में फ्रांस में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन आया, यानी कि 1791 में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद डायरेक्टर जनरल्स और नेशनल असेंबली के पास पावर पहुंच गई, मोनार्की वहां से खत्म हो गई। और किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने शुरुआत में जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने किस तरीके से फ्रांस के लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, सामूहिकता की भावना लाने के लिए, एक आइडेंटिटी लाने के लिए उन्होंने पहली बार क्या किया, ला पैट्री, एक ला पैट्री का एक कॉन्सेप्ट रखा। ये ला पैट्री क्या था? ला पैट्री ये फ्रेंच वर्ड है। ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, यानी कि पहली बार देश की भूमि को, देश को फादरलैंड कहा गया कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीयों ने मातृभूमि या मदरलैंड कहा, हमारे जो रिवॉल्यूशनरी थे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से, वो आंदोलन हुआ था तो उन्होंने मदरलैंड नाम दिया। इसी तरीके से फ्रेंच में ला पैट्री यानी कि क्या नाम दिया गया? फादरलैंड, यानी कि लोगों के अंदर कलेक्टिवनेस, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना, सामूहिकता की भावना लाने का प्रयास किया। उसके अलावा सिटियन, ले सिटियन, ले सिटियन ये भी फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है
सिटीजन, नागरिक। तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए दो काम किए फ्रेंच मिशनरीज ने। एक तो नाम दिया ला पैट्री का, ला पैट्री का मतलब फादरलैंड। दूसरा नाम दिया ले सिटियन, मतलब सिटीजन, यानी कि फ्रेंच के जो लोग थे जिनके पास पहले कोई राइट्स नहीं होते थे, अब वो सिटीजन बन गए। देन व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर रिवॉल्यूशन? तो चेंजेस आफ्टर रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। रिवॉल्यूशन होने के बाद फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुए? नंबर 1, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग चूज, न्यू फ्रेंच फ्लैग, फ्रांस का एक नया झंडा चुना गया, ट्राई कलर का, 3 कलर का एक झंडा फ्लैग चुना गया इन द प्लेस ऑफ मोनार्क फ्लैग। मोनार्की के टाइम में जो फ्लैग था, राजा के टाइम में जो फ्लैग था, उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे एक नया फ्लैग बनाया गया। और नंबर 2, जो स्टेट्स जनरल थे, स्टेट जनरल वो चुने जाते थे जनता के द्वारा, जो एक्टिव सिटीजन थे। और ये जो डायरेक्टर थे जो एक्टिव सिटीजन थे। एक्टिव सिटीजन किसको चुनते थे? नेशनल असेंबली को। और नंबर 3, न्यू हाइम कंपोज्ड, फ्रांस का नया नेशनल एंथम बनाया गया। और जो मार्टियर्स थे, जो लोग शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। नंबर 4, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। सेंट्रलाइज का मतलब है केंद्रीकरण, यानी कि फ्रांस में एक गवर्नमेंट बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी, यानी कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। और यूनिफॉर्म लॉज फॉर द सिटीजन, यूनिफॉर्म लॉज फॉर द सिटीजन। और सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। यूनिफॉर्म लॉज मीन्स अब सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाए गए, यानी कि अब ना तो कोई नोबिलिटी था, ना ही कोई क्लर्जी था, और ना ही कोई फ्यूडल था, यानी कि अब सब लोग बराबर हो गए और कानून की नज़र में सब बराबर हो गए, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर रिमूव्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटी वर रिमूव्ड। इट मीन्स पहले क्या था कि फ्रांस में जो व्यापारी थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर जब व्यापार करते थे तो उनको देश के अंदर भी कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ता था व्यापार करने के लिए। और देश के अंदर वो जो लगने वाली कस्टम ड्यूटीज की टैक्स थे उनको हटा दिया गया। एंड रीजनल डायलेक्ट्स, रीजनल जो डायलेक्ट्स थी, रीजनल
जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको डिस्करेज किया गया, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा थी उनको मोटिवेट नहीं किया गया, उनको डिस्करेज किया गया और उनके प्लेस पे जो पेरिस में जो लैंग्वेज बोली जाती थी उस टाइम, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो केवल पेरिस में बोली जाती थी, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, यानी कि एक देश में एक लैंग्वेज, एक भाषा सब लोग बोले, एक भाषा को सब लोग समझें। उससे क्या होगा, जब सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे तो लोगों के अंदर सामूहिकता की भावना आएगी, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावनाएं जागेगी। इस तरीके से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन होने के बाद जो चेंजेस हुए, एक तो न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग। स्टेट जनरल जो थे वो एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुने जाते थे, यानी कि अब लोगों को वोटिंग राइट मिल रहे थे, लेकिन सबको नहीं मिले थे, एक्टिव सिटीजन को मिले थे। न्यू हाइन कंपोज किया गया, नया नेशनल एंथम बनाया गया फ्रांस का, और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, और देश के अंदर व्यापार करने पर जो टैक्स लगते थे, इंटरनल कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसको हटा दिया गया। और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो क्षेत्रीय बोली थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, डायलेक्ट उसको कहते हैं जो केवल बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। जैसे उत्तराखंड में कुमायूनी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाती है डायलेक्ट। इसके बाद जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने ये कहा कि जो फ्रेंच पीपल है वो क्या करेंगे, पूरे यूरोप के अंदर क्या लाएंगे, पूरे यूरोप के अंदर लोगों को लिबरल करेंगे और वहां पर डेमोक्रेसी लाने का प्रयास करेंगे। तो जो फ्रेंच पीपल थे और इसके अलावा जो यूरोप के जो दूसरे देश थे, जिनमें स्पेन से लेकर के बेल्जियम तक, उन देशों में जो स्टूडेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जैकोबिन्स क्लब बनाने शुरू किए। यानी कि ये लोग बड़ी उत्सुकता से, ये लोग चाहते थे, इंतजार कर रहे थे कि फ्रेंच लोग हमारी हेल्प करें और हमारे देश के अंदर भी मोनार्की खत्म हो और वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि उस टाइम यूरोप के सभी देशों में, खासतौर से सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में मोनार्की थी, यानी कि राजशाही थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। और लिबरली इस रिवॉल्यूशन में जो नेशनलिज्म आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया। तो फ्रांस के लोगों ने हेल्प की दूसरे लोगों की, और जहां पर भी ये न्यूज़ गई कि फ्रेंच सेना ने, फ्रांसीसियों ने आर्मी भेजी वहां पर मोनार्की खत्म करने के लिए, डायनेस्टिक रूलर खत्म करने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए। इसी बीच फ्रांस में उदय हुआ 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्टा जो थे, ये फ्रांस में आर्मी जनरल थे। जब स्टेट्स जनरल की और डायरेक्टर्स की गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी, तो एक इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि जो स्टेट जनरल्स थे और जो नेशनल असेंबली थी उसमें क्लैशेस होते रहते थे, वो झगड़ते रहते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवीजन ऑफ पावर थी वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब की नहीं गई थी, तो उनके बीच तनाव की स्थिति रहती थी, देश में अस्थिरता थी, ऐसी कोई सरकार थी नहीं। तो ऐसे में नेपोलियन बोनापार्टा ने उस स्थिति का फायदा उठाया और ये आर्मी जनरल थे नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा ने 1804 में ये एम्परर ऑफ फ्रांस बन गए
और नेपोलियन बोनापार्टा ने 1804 में फ्रांस का एम्परर बनने के बाद फ्रांस को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया, फ्रांस को मॉडर्नाइज किया और फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन में को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेशन में, वो नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन सिविल कोड 1804। ये नेपोलियन सिविल कोड 1804 क्या क्या चेंजेस हुए? पहले फर्स्ट चेंजेस क्या था? डिड अवे ऑल द प्रिविलेज। प्रिविलेज जो था, प्रिविलेज का मतलब होता है खास सुविधाएं। किसी को खास सरकार, जो उस टाइम मोनार्की के टाइम में नोबल थे, क्लर्जी थे, उनको खास सुविधाएं मिलती थी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था सरकार को, और जो कॉमन पीपल थे वही टैक्स दिया करते थे। तो पहला काम क्या किया? जो भी प्रिविलेज थे बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे, वो हटा दिए गए। यानी कि जो खास सुविधाएं सरकार देती थी वो हटा दिए गए। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और इसने लोगों को एक राइट दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। इट मीन्स अब फ्रांस का कोई भी नागरिक प्रॉपर्टी रख सकता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दे दिया। पहले केवल जो नोबल लोग थे, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो सामंत लोग थे, जो अरिस्टोक्रेट थे, जो क्लर्जी थे, चर्च के फादर और सिस्टर थे, वही प्रॉपर्टी रख सकते थे। तो इसने क्या दिया? आम जनता को फ्रांस की राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। यानी कि अब फ्रांस का कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी रख सकता था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दे दिया गया। एंड एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, एबोलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? ये इंडिया में भी था। इंडिया में इसको जमींदारी व्यवस्था कहते थे, जमींदार हुआ करते थे, ऐसे ही यूरोप में होते थे। इट मीन्स जो जमींदार थे या फ्यूडल सिस्टम में जो कुछ लोगों के पास ही सारी ज़मीनें हुआ करती थी, खेती वाली ज़मीनें, जैसे किसी के अंडर में 40-50 गाँव हैं और उस ज़मीनों का मालिक ये लोग हुआ करते थे, अरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। और जो किसान होते थे वो इनके खेतों में खेती करने का टैक्स दिया करते थे। तो पीजेंट को वो टैक्स देने से मुक्त कर दिया। दूसरा काम क्या किया? नेपोलियन बोनापार्टा ने फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, सामंतवादी व्यवस्था को हटा दिया, यानी कि जमींदारी व्यवस्था को हटा दिया। और जो किसान थे, आम किसान थे, उनको टैक्स देने से छूट दे दी। एंड गिल्ड रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। ये गिल्ड सिस्टम क्या था? गिल्ड सिस्टम। नंबर 3 क्या काम किया था? टाउन में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए। गिल्ड सिस्टम क्या था कि जो ट्रेडर होते थे, व्यापारी होते थे, ये जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, ये लोग अपने लेबर या बुनकर रखा करते थे, उनको रॉ मटेरियल दे दिया करते थे और बदले में जो कपड़ा वो तैयार करते थे। तो ये एक पूरा सिस्टम था जो गिल्ड सिस्टम था। और इस गिल्ड सिस्टम में किसी नए व्यापारी को आने की परमिशन नहीं मिलती थी। तो वो जो गिल्ड सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया गया, यानी कि कोई भी व्यापार कर सकता था और कोई भी पैसा व्यापार करके कमा सकता था।
और क्या काम किया? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया एंड यूनिफॉर्म लाज बना दिए, यानी कि जो सभी लोगों पे समान रूप से लागू हों। और क्या काम किया? वेट को, जो वजन होता है, और मीजर को, वेट और मीजर, वजन और माप को स्टैंडर्डाइज कर दिया। आज के टाइम में 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पहले ये स्टैंडर्डाइज नहीं थे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग थे। तो नेपोलियन ने क्या किया? वेट को, जो नापने और तौलने का जो मानक है, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये था नेपोलियन बोनापार्ट का 1804 का सिविल कोड। तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत सारे चेंजेस लाए। उसने जो प्रिविलेज था बर्थ के आधार पे, जन्म के आधार पे, उसको हटा दिया। फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। किसानों को जो टैक्स देने पड़ते थे उसको हटा दिया गया। और टाउन में जो गिल्ड सिस्टम था, जो व्यापारी हुआ करते थे, जो बुनकरों से काम कराते थे, वो उस पर रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया। यानी कि कोई भी व्यापार शुरू कर सकता था और वो माल तैयार करा के, सिल्क और कॉटन जो माल तैयार कराते थे, वो उनको बेच सकता था। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया और यूनिफॉर्म लॉज बनाए। और वेट और मीजर को, यानी कि माप और तौलने की जो व्यवस्था थी, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। ये था नेपोलियन 1804 सिविल कोड। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। The making of nationalism in यूरोप के देशों में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावनाएं जागी। कैसे? आज के टाइम में जो जर्मनी है या इटली है, आज के टाइम में ये जो नेशन है, जो संगठित देश है, जिनकी नेशन बाउंड्री है, जिनमें एक ही भाषा बोली जाती है, जो एक संगठित देश है, जिसमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? ये जो देश थे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, अलग अलग फ्रैगमेंट में बटे हुए थे। इटली छोटा सा देश है और वो भी 5 स्टेट्स में डिवाइड था। इसी तरीके से जर्मनी था। जर्मनी को पहले प्रशिया कहते थे। ये जर्मनी यूनिफिकेशन होने के बाद इसको नया नाम दिया गया जर्मनी। इसको पहले प्रशिया कहते थे। तो इसमें ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ज़्यादातर में मोनार्की थी और यहाँ पर मोनार्की खत्म करके डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया। और यही था नेशनलिज्म इन यूरोप। लोगों के अंदर देश प्रेम की भावनाएं जागी। लोगों ने इसके लिए क्या किया? एक लैंग्वेज बोलना शुरू किया, एक कस्टम को फॉलो करना शुरू किया और देश की नेशन बाउंड्री को ख़त्म करके लोगों को ये बताया कि अगर हम संगठित हो जाएंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे, किस तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा देश मॉडर्नाइज हो जाएगा और देश के अंदर डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया गया।
यही था मेकिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।